नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में बहुत महत्व के प्रश्न पूछे गए जिनका जवाब संबंधित मंत्रालय के द्वारा दिया गया। आज के प्रश्नकाल में पहला सवाल विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम के अनुसंधान और विकास और परीक्षण के तौर पर प्रक्षेपण के लिए आवंटित, वितरित, उपयोग की गई धनराशि के बारे में क्या जानकारी है। क्या परीक्षण के तौर पर इसके प्रक्षेपण से देश की सामरिक प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और भारत की रक्षा क्षमताओं में सुधार करने में मदद मिलेगी, और विकिरण रोधी मिसाइल की उन विशेषताओं के बारे में क्या जानकारी है जो इसे अन्य देशों की ऐसी अस्त्र प्रणाली से खास बनाती है। देश की रक्षा से जुड़े इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विभिन्न रेंजों के लिए रुद्रम मिसाइल के 2 प्रकारों को विकसित करने के लिए 2 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। रुद्रम 1 परियोजना के लिए 317 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 299 करोड़ रुपए उपयोग किए जा चुके हैं। रुद्रम 2 परियोजना के लिए 489 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 386 करोड़ रुपए उपयोग किए जा चुके हैं। रुद्रम मिसाइल के दोनों प्रकार के परीक्षण प्रक्षेपण ने SEAD यानी एक्सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के मिशनों को पूरा करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करने के लिए हमारे देश की रक्षा को बेहतर बनाया है। रुद्रम में अंतिम आक्रमण के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट नेविगेशन है। ये पैसिव होमिंग हेड प्रोग्राम के अनुसार एक व्यापक आवृत्ति बैंड पर लक्ष्यों को पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है और उनका सामना कर सकता है। ये विशेषता अन्य देशों की अधिकांश अस्त्र प्रणालियों में उपलब्ध नहीं है। हमारा आज का अगला सवाल जुड़ा है न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाओं के विकास में प्रगति से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना की प्रगति और उपलब्धियों का कोई आंकड़ा है, और योजना के तहत स्थापित न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है, और उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायिक अवसंरचना प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्रीय सरकार न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है। इस स्कीम में वकील हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों का निर्माण शामिल है। स्कीम के अधीन न्यायिक अवसंरचना की प्रगति की मॉनिटरिंग न्याय विकास पोर्टल 2.0 के माध्यम से की जाती है। इस पोर्टल के अनुसार आज की तारीख तक न्यायिक अधिकारियों के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल की 23,074 संख्या और आवासीय इकाइयों की 20,889 संख्या निर्मित की गई है, जिसमें से 7,256 न्यायालय हॉल और 10,678 आवासीय इकाइयां वर्ष 2014 से निर्मित की गई हैं। इसके अलावा आज की तारीख तक 3,022 न्यायालय हॉल और 2,493 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। 1993-94 में स्कीम के आरंभ से उत्तर प्रदेश राज्य को 1,656 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश के रूप में जारी किए गए, जिसमें से वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 74 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए
कुल 2035 न्यायालय हॉल और 2555 आवासीय इकाइयों की कुल संख्या निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश में 329 न्यायालय हॉल और 258 आवासीय इकाइयां भी निर्माणाधीन हैं। आज का हमारा अगला सवाल जुड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गोविंद मखतप्पा कारजोल ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। अगर हाँ, तो इस बारे में जानकारी क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या में वृद्धि के लिए कर्नाटक सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार क्या कार्य योजना तैयार की गई है। क्या सरकार देश भर में जन औषधि केंद्रों में और अधिक दवाओं को शामिल करने की योजना बना रही है, और अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने पर विचार है। इस सवाल का जवाब रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि PMBJP यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक सहित पूरे देश से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्यमी अपनी पसंद के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्रामीण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए देश के आंतरिक भागों में PMBJ केंद्रों के लाभों को अधिकाधिक फैलाने के लिए PACS यानी प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों में PMBJ के खोले जा रहे हैं। 30 जून 2024 तक PACS यानी देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 574 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। इनमें से 17 PMBJ केंद्र अकेले कर्नाटक में खोले गए हैं। 30 जून 2024 तक कर्नाटक राज्य में कुल 1225 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। PMBJP के तहत व्यापक उपलब्धता के लिए 2047 दवाओं और 300 सर्जिकल और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों को उत्पादन संख्या में लगाया गया है। PMBJP के कामकाज में सुधार के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के लिए न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया जा रहा है। भंडारण अधिदेश के अंतर्गत इन केंद्रों पर 200 दवाओं की उपलब्धता होनी आवश्यक है, जिनमें PMBJP उत्पाद संख्या की शीर्ष 100 बिकने वाली दवाएं और बाजार में तेजी से बिकने वाली 100 अन्य दवाएं शामिल हैं। सुगम आपूर्ति और उत्पादों की उपलब्धता के लिए एक IT सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को भी लागू किया गया है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय माल गोदाम और बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में 4 क्षेत्रीय माल गोदाम शामिल हैं। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 36 वितरक भी नियुक्त किए गए हैं। आज का अगला सवाल जुड़ा है समुद्री वायुयानों के लिए जलीय विमान पतन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने। उन्होंने पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि देश में समुद्री वायुयानों के लिए जलीय विमान पतनों की कुल संख्या कितनी है। क्या सरकार का समुद्री वायुयानों के लिए और अधिक जलीय विमान पतन स्थापित करने का विचार है? अगर हाँ, तो जलीय विमान पतनों की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थलों सहित ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में देश के 2 जलीय विमान पतन वाटर एरोड्रोम स्थित हैं। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ समुद्री वायुयान सुविधाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 2 मौजूदा जलीय विमान पतन के अलावा नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान योजना के तहत जलीय विमान पतन के लिए कई स्थानों की पहचान की गई है।
इनमें से शामिल हैं अंडमान और निकोबार में स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार में लॉन्ग आइलैंड, अंडमान और निकोबार में शहीद द्वीप, असम में गुवाहाटी रिवर फ्रंट, आंध्र प्रदेश में प्रकाशम बराज, लक्षद्वीप में मिनिकॉय, लक्षद्वीप में कवरती और लक्षद्वीप में ही अगती, अंडमान और निकोबार में माय वंडर, गोवा में उत्तरी गोवा, गोवा में दक्षिण गोवा, गुजरात में द्वारका, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, लक्षद्वीप में कल्पेनी, लक्षद्वीप में बित्रा, लक्षद्वीप में कदमत, लक्षद्वीप में किल्टन, लक्षद्वीप में ही अंगाराम। अगला सवाल जुड़ा है निशुल्क नैदानिक सेवाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश में निशुल्क नैदानिक सेवा आरंभ की है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले जैसे देश के जनजातीय जिलों को निशुल्क नैदानिक सेवा पहल के लिए प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के प्रचार को लेकर क्या जानकारी है और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान इस संबंध में स्वीकृत धनराशि कितनी है? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत FDSI यानी निशुल्क नैदानिक सेवा पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। FDSI का उद्देश्य सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुगम और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला समुदाय के निकट निशुल्क प्रदान करना और इसके जरिए जनजातीय आबादी सहित सभी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। निशुल्क नैदानिक सेवा पहल के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश जुलाई 2015 में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए थे। इसके बाद 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रयोगशाला सेवाओं को लागू करने के लिए मार्गदर्शन संबंधी दस्तावेज जारी किया। अगस्त 2019 में दिशा निर्देशों को राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया। FDSI के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी टैब के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में FDSI कार्यक्रम हाइब्रिड मोड अर्थात इन हाउस और सरकारी निजी साझेदारी मोड से चल रहे हैं। राज्य ने पालघर सहित सभी जिलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से आई जांचों को HLL लाइफ केयर लिमिटेड को आउटसोर्स किया है। इसके अलावा NHM के तहत ऐसे पर्वतीय, रेगिस्तानीय, जनजातीय क्षेत्र जहां स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच सीमित है या इनका पूर्ण अभाव है, वहां मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी प्रावधान है। MMU में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए MMU में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी, औषधीय और नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 MMU और जनजातीय, पर्वतीय, दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 MMU का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इस प्रावधान में और छूट देते हुए विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में प्रति जिला 10 MMU का प्रावधान किया गया है। NHM के तहत FDSI कार्यक्रम के लिए पिछले 3 वर्षों की जानकारी के अनुसार 2021-22 में 1546 करोड़ रुपए का अनुमोदित बजट था। वर्ष 2022-23 में 1974 करोड़ रुपए का अनुमोदित बजट था। 2023-24 में 2004 करोड़ रुपए का अनुमोदित बजट था। लोकसभा के बाद बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी सांसदों के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। आइए एक नजर डाल लेते हैं। अगला सवाल डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने। अपने सवाल में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि देश में डिजी लॉकर द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में क्या जानकारी है। क्या सरकार इस प्लेटफॉर्म पर
आंकड़ों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है? इसके लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय कौन कौन से हैं? इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि डिजी लॉकर दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं और सरकारी एजेंसियों द्वारा डिजी लॉकर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 675 करोड़ ई दस्तावेज जारी किए गए हैं। भारत सरकार डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन में उन्नत एन्क्रिप्शन मानक, भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रक, बहुकारक प्रमाणीकरण, नियमित सुरक्षा ऑडिट आदि जैसे कड़े उपाय अपनाए गए हैं। अगला सवाल जुड़ा है देश में केवीके की स्थिति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महादिक ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? क्या सरकार का और अधिक केवीके स्थापित करने का विचार है? अगर हाँ, तो महाराष्ट्र राज्य में ऐसे केवीके स्थापित करने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में केवीके के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिदेशों में प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना और इसके प्रयोग तथा क्षमता विकास के लिए इनका प्रदर्शन करना शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों में शामिल है विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए ऑन फार्म परीक्षण करना, किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता प्रमाणित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाना, जानकारी एवं कौशल उन्नयन के लिए किसानों का क्षमता निर्माण करना और किसानों को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता बीजों, रोपण सामग्री तथा अन्य प्रौद्योगिकी आदानों का उत्पादन करना, किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियां चलाई जाती हैं। देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार पर अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र की सिफारिश की थी। निर्धारित कार्य विधि एवं दिशा निर्देशों के अनुसार नवसृजित जिलों में नए कृषि विज्ञान केंद्रों को खोलना एक सतत प्रक्रिया है। किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की बुनियादी सुविधा को समुन्नत बनाने हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों की बुनियादी सुविधा को विकसित करने के लिए बजट में रुपए 7,730 लाख का प्रावधान किया। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो इसमें प्रशासनिक भवन, किसान हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, प्रदर्शन इकाई, फार्म विकास कार्य आदि शामिल हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को समुन्नत करना एक सतत प्रक्रिया है। अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के घटक क्या हैं और इस नेटवर्क से कितने संस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क राष्ट्रीय राज्य डेटा केंद्रों, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क का डिजिटल ट्रैफिक वहन करता है और विभिन्न डिजिटल इंडिया पहलों को संबद्धता प्रदान करता है। ये विभिन्न G2G सरकार से सरकार और G2C सरकार से नागरिक सेवाओं का डिजिटल ट्रैफिक भी वहन करता है। एनकेएन संसाधनों और सहयोगी अनुसंधान को साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए
हाई स्पीड डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ता है। जून 2024 तक NKN के तहत संस्थानों के लिए 1802 लिंक चालू हो चुके हैं। अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि गत 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुमोदित और निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। बीते 5 वर्षों के दौरान PMGSY के तहत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की औसत लंबाई कितनी है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दिया। बीते 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न कार्यकलापों घटकों के तहत कुल 66,806 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है और 97,843 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण किया गया है। ये सड़कें विभिन्न बस्तियों और सुविधा केंद्रों जैसे स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण कृषि बाजारों को संपर्कता प्रदान करेंगी, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान PMGSY के तहत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की बात करें तो इसमें वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन 71.50 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। वर्ष 2022-23 में प्रतिदिन 81.49 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन 115.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2020-21 में प्रतिदिन 100.48 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। वर्ष 2019 में प्रतिदिन 74.76 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।